देखिए, जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें हमेशा 3 बातें ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर गुड्स हमारे नॉर्मल गुड्स हैं, क्या है, अगर गुड्स हमारे नॉर्मल गुड्स हैं तो हमेशा 100% श्योरिटी है कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। और तीसरी बात क्या थी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिसको हम सेट्रेस पैरिबस भी बोलते हैं। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेट्रेस पैरिबस भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये 3 बातें समझी थी, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एक डिमांड कर्व बनाया था, जिसमें वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखा था और एक्स एक्सिस पे हमने रखा क्वांटिटी डिमांडेड, और हमारे पास एक डिमांड कर्व निकल के आया जो कि इस तरीके से दिखता था, ठीक है। यहाँ तक हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब ये जो डिमांड कर्व है ना, इस डिमांड कर्व को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्यों बोलते हैं इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? देखिए, 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप इसके ऊपर एक बॉल रखें तो ये किधर की तरफ जाएगी, तो ये जाएगी नीचे की तरफ। कैसे जाएगी, ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगी। पहला रीज़न, इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बोलते हैं हम, तो अगर हमने इस पर बॉल रखी तो ये नीचे की तरफ जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ तो जानी चाहिए, साथ में ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। ये जो नीचे जाने का मूवमेंट होना चाहिए ये लेफ़्ट से राइट की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप बॉल को देखें, अगर ये यहाँ पे है तो ये किस तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। क्लियर है ये बात? तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। हम इसके स्लोप को नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है कि जो भी इसके एक्सिस पे वेरिएबल हैं, अगर इनका रिलेशन नेगेटिव हो, यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है तो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ हो तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। ये क्या है, ये है हमारा नेगेटिव रिलेशन। तो कभी भी अगर एक्सिस पे जो वेरिएबल हैं उन 2 वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन हो तो उसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप। क्लियर? तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है या फिर नेगेटिव स्लोप होता है उसका, ठीक है। अब हमें जानना है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड ही क्यों होता है, क्यों ये नेगेटिव ही स्लोप होता है, ठीक है। तो हमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। ये डिमांड कर्व किस वजह से बना है, ये डिमांड कर्व जो बना है ये डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही बना है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है या नेगेटिव स्लोप क्यों है। और इसमें दूसरी बात हम ये समझेंगे कि मैंने बार बार सिर्फ नॉर्मल गुड्स पे ही एम्फेसाइज क्यों किया है, क्यों मैंने बोला है कि अगर नॉर्मल गुड्स होंगे तो 100% श्योर हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में इस तरीके का रिलेशन होगा।
ठीक है, इसको भी हम अभी समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स को हमने एक फिक्स्ड इनकम दी, मान लेते हैं एम, ये क्या है, फिक्स्ड है, बार लगाया, इसका मतलब क्या है, ये फिक्स्ड है। इसके पास हमने एक फिक्स्ड इनकम दी इसको, और इसको बोला मार्केट से आपको 2 सामान लेके आना है, क्या, टोमेटो और पोटैटो, ठीक है। कितने कितने लाना है, क्वांटिटी कितनी लानी है, 5 kg टोमेटो लाना है और 5 kg पोटैटो लाना है। प्राइस क्या होगा इसका, प्राइस इसका है 13 रुपीज़ पर केजी, और पोटैटो का प्राइस है 10 रुपीज़ पर केजी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही मिस्टर एक्स मार्केट में पहुँचे, सेलर के पास पहुँचे, तो प्राइस क्या था, 13 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी। लेकिन अब सेलर क्या बोल रहा है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, ज़्यादा टाइम हो गया था, तो सेलर अब अपनी सब्जियों को जल्दी बेचकर घर जाना चाहता है। तो उसने क्या बोला कि मैं जो टोमेटो है उसको 13 रुपये की जगह मैं क्या करता हूँ, 11 रुपये पर केजी बेच रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इसे घर जल्दी जाना है। क्लियर है ये बात। तो सेलर ने क्या किया, जो प्राइसेस थे वो 13 से कम कर कर कितने कर दिए, 11 कर दिए। तो अब मिस्टर एक्स क्या सोचेगा, या कोई भी कंज्यूमर क्या सोचेगा, कोई भी कंज्यूमर ये सोचेगा कि जो टोमेटो है वो आज के लिए मुझे सस्ते मिल रहे हैं, कल तो मुझे मिलेंगे नहीं, ठीक है, इतने सस्ते टोमेटो। तो वो क्या करेगा, आज टोमेटो को ज़्यादा खरीद लेगा और पोटैटो को कम कर लेगा। पोटैटो को क्यों कम कर लेगा, क्योंकि हमारे पास जो इनकम थी वो क्या थी, फिक्स्ड थी। हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास इनकम फिक्स्ड है और हमें क्या करना हो, एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना हो तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि अगर हमें इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है तो इसकी कम करनी पड़ेगी। तो जैसे ही प्राइसेस कम हुए तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, इसको 5 की जगह 5 केजी लेने की जगह इसको इसने 7 केजी कर दिया, ठीक है। इसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, और इसकी क्वांटिटी को 5 से कर 4 कर दिया। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप टोमेटो पे फोकस करें तो क्या हो रहा है कि टोमेटो का जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुआ, कितना 13 से 11 पे गया, तो क्या किया, क्वांटिटी 5 से बढ़ाकर 7 केजी कर दी, क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे ही प्राइसेस कम किया तो मिस्टर एक्स ने पोटैटो की जगह टोमेटो पे स्विच कर लिया। क्या किया, पोटैटो की जगह टोमेटो सब्स्टिट्यूट कर लिए, क्योंकि टोमेटो आज के लिए मुझे सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे ही प्राइसेस कम होते हैं किसी प्रोडक्ट के तो वो हमें रिलेटिवली चीपर लगने लगता है, रिलेटिवली चीपर लगने लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज के लिए हमें सस्ता मिल रहा है, हो सकता है बाद में ना मिले। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए टोमेटो हमारे लिए रिलेटिवली चीपर हो गया। तो हमने क्या किया, पोटैटो की जगह टोमेटो को सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्योंकि ये हमें रिलेटिवली चीपर मिल रहे हैं। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। जब भी प्राइसेस कम होने पर हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट उस टाइम पे रिलेटिवली चीपर मिल रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। यानी पहला रीज़न तो ये है हमारे पास कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी उनका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव स्लोप है, पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न समझते हैं। दूसरा रीज़न है, मान लेते हैं जो मिस्टर एक्स की इनकम है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब जो इनकम होती है ना वो 2 तरीके की होती हैं। ये जो इनकम है इसको हम कहते हैं मनी इनकम। अगर हम मनी की टर्म्स में बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मनी इनकम, यानी कितने पैसे हैं उसके पास, 100 रुपीज़ हैं। क्लियर। लेकिन सपोज़ अगर कोई प्रोडक्ट है ए और उसका प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है।
तो 100 रुपये में हम कितने प्रोडक्ट ए ले सकते हैं, कितनी यूनिट्स ले सकते हैं, कैसे निकालेंगे। 100 रुपीज़ है हमारे पास और 5 रुपये का एक प्रोडक्ट है, तो टोटल प्रोडक्ट हम कितने ले सकते हैं, 20 यूनिट्स। तो हम ए की 20 यूनिट्स को ख़रीद सकते हैं। तो इसको हम चाहिए, जो 20 यूनिट्स निकल के आया ना, इसको हम कहते हैं रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर। क्या कहते हैं हम इसको, रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ए प्रोडक्ट है इसका प्राइस पहले 5 रुपये था, अब मैं इसके प्राइस को कम कर 4 रुपये कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने प्राइसेस को 5 से 4 किया, मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट हो गया 4 का, तो अब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे मेरे पास, 25 यूनिट्स। क्लियर, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जैसे ही प्राइसेस डिक्रीज़ किए, 5 से 4 किए, वैसे ही क्या हुई, इनकम इंक्रीज़ हो गई, रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। और रियल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं हम, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इनकम बढ़ने की वजह से, रियल इनकम बढ़ने की वजह से हमने क्या किया है, क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट। तो दूसरा जो हमारे पास रीज़न है वो क्या है, इनकम इफ़ेक्ट। पहला रीज़न क्या था, पहला रीज़न था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास, इनकम इफ़ेक्ट। लेकिन इनकम इफ़ेक्ट दो तरीके के होते हैं। अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ हो, रियल इनकम, और रियल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो। अगर आप सिर्फ इस वाले रिलेशन को देखें तो ये वाला रिलेशन हमने कहाँ देखा है, ये वाला रिलेशन हमने देखा है नॉर्मल गुड्स के केस में। कहाँ देखा है, नॉर्मल गुड्स के केस में, यानी जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट, यानी इनकम इफ़ेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से इनकम तो इंक्रीज़ हो, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये वाला रिलेशन हमने कहाँ पढ़ा है, ये वाला रिलेशन हमने देखा है इन्फीरियर गुड के केस में। इन्फीरियर गुड्स के केस में हमने क्या रिलेशन देखा है कि इनकम अगर बढ़ भी जाए तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं हम नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट, यानी इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए क्या है, नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट है। इनकम इफ़ेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर। तो ये दो तरीके के हो गए हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट। तो हमने क्या समझा कि अगर प्राइसेस कभी भी डिक्रीज़ होंगे किसी प्रोडक्ट के, मान लेते हैं 10 से 5 हो जाते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या असर पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। मान लेते हैं पहले 30 थी, अब 40 हो गई है। तो ये जो 10 का चेंज आया है ना, ये चेंज किसकी वजह से हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट, दोनों ने एक साथ काम किया होगा। ठीक है, ये जो 10 बढ़े हैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से नहीं है या सिर्फ इनकम इफेक्ट की वजह से नहीं है, इसमें दोनों इफेक्ट इंक्लूड हैं। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा प्राइस इफेक्ट। ये जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और ये जो इनकम इफेक्ट है ये किसकी वजह से हो रहा था, प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो इसको जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये क्या निकल के आता है, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया है, प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा इनकम इफेक्ट आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। तो ये जो टोटल 10 का चेंज आया है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट की वजह से आया। और प्राइस इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। अब ये जो मैंने बोला कि ये जो 10 का चेंज आया है, 10 यूनिट्स का चेंज आया है, मान लेते हैं कि 8 यूनिट्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आई हैं और 2 यूनिट इनकम इफेक्ट की वजह से आई हैं, तो टोटल कितनी हो गई, प्राइस इफेक्ट आया 10, ये वाला 10। ठीक है, सपोज
कि प्राइसेस कम करने की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से 8 यूनिट्स बढ़ी और इनकम इफेक्ट की वजह से 2 यूनिट बढ़ी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। देखिए, जब भी हम प्राइसेस को कम करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमेशा ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी अगर प्राइसेस कम करेंगे। लेकिन इनकम इफेक्ट में क्या होगा, देखते हैं इनकम इफेक्ट में क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2 जो है ये क्या हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। क्यों हुई होगी, इनकम इफेक्ट की वजह से, यानी इनकम बढ़ी होगी तभी तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई होगी। और इनकम क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि प्राइसेस कम हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप देखें फिर से वही बात, ये वाला रिलेशन हमने कहाँ पे देखा है, नॉर्मल गुड्स के केस में। तो मैंने जब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन बताई थी तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने, सबसे पहला पॉइंट लिखा था कि अगर गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं तो हम 100% श्योर हैं क्या, कि प्राइसेस अगर कम होगा तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हो रहा है कि प्राइसेस अगर कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइसेस कम हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 10 से 5 हुए हैं तो क्वांटिटी हमारी 10 यूनिट से इंक्रीज हो गई है। क्लियर। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हम 100% श्योर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब की बार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से 8 यूनिट्स बढ़ी हैं और इनकम इफेक्ट की वजह से 2 यूनिट्स कम हो गई हैं, तो प्राइस इफेक्ट कितना हुआ, 6 यूनिट्स। अब की बार क्या हुआ है, प्राइसेस तो कम हुए हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। लॉ ऑफ डिमांड तो काम कर रहा है यहाँ पे, प्राइसेस कम हुए हैं, क्वांटिटी 6 से बढ़ गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इनकम इफेक्ट पे अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी इनकम इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हुई है। तो क्वांटिटी हुई है हमारी डिक्रीज, क्यों हुई होगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये इनकम इफेक्ट है ना। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब इंक्रीज हो इनकम में तो या तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी या क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो इस बार हमारी क्वांटिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, और ये इनकम इंक्रीज क्यों हुई है, प्राइस के कम होने की वजह से। अब अगर आप ये वाला रिलेशन देखें कि इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, तो ये कौन सा केस है, इंफीरियर गुड्स का। क्लियर, ये किसका केस है, इंफीरियर गुड्स। लेकिन यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। तो मैंने ये क्यों बोला कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स में मैं 100% श्योर हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज अब की बार 8 यूनिट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से बढ़ी और -10 यूनिट्स इनकम इफेक्ट की वजह से डिक्रीज हो गई। तो अब की बार क्या आया, -2, यानी प्राइसेस तो डिक्रीज हुए। यहाँ पे प्राइसेस क्या हुए, डिक्रीज हुए। प्राइसेस तो डिक्रीज हुए लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई इस बार क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसा बोलता नहीं। लेकिन आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है। क्लियर, किसकी वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से। और इनकम इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो अब ये वाला रिलेशन किस में देखा है हमने, इंफीरियर गुड्स में। तो ये भी इंफीरियर गुड्स का केस है, ये भी इंफीरियर गुड्स का केस है। तो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हुई कि अगर इनकम इफेक्ट हमारा ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल है और इसको क्या करता है, दबा देता है, तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि नॉर्मल गुड्स के केस में हमें ये 100% श्योर है कि क्वांटिटी इंक्रीज होगी ही होगी। लेकिन अगर इन्फीरियर गुड्स हैं, अगर इन्फीरियर गुड का केस है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है। तो इस केस में हमारा क्या है, इनकम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है, ये क्वांटिटी को ज़्यादा नीचे कर रहा है, ये क्वांटिटी को। तो इसलिए हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, ओवरऑल डिक्रीज हो गई, बढ़ने की जगह क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमें क्या समझना है कि इन्फीरियर गुड्स के केस में हमें ध्यान रखना है कि पावरफुल कौन सा है, इनकम इफेक्ट पावरफुल है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पावरफुल है। इसलिए हमने कहा है लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में कि नॉर्मल गुड्स के केस में हम 100% श्योर हैं कि लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। बाकी अदर गुड्स में हमें देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड
काम करेगा या नहीं करेगा।